इंटीग्रल के अंदर वो तीन तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। अगर इसका हेल्प ले रहे हो तो आपको y वाला वैल्यू कंसीडर कर। अब असली खेल यही है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अगर करना चाहते। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेक्टर कैलकुलस के अंदर दोस्तों आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वेक्टर इंटीग्रल। ऑलरेडी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वेक्टर डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी दोस्तों वो देख लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आप यहाँ पे आओ। अगर आप पहले ये टॉपिक देख रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पहले आपको उसे देखना है देन यहाँ पे, क्योंकि उस टॉपिक में मैंने 12th के बहुत सारे बेसिक चीजें जो वेक्टर लेसन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब चीजें मैंने वहां पे रिवाइज कराई है। चलो वन बाय वन दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और ये फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक का, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ टारगेट लाइक्स देना चाहता हूँ 500 एंड टारगेट कमेंट दोस्तों 200। देखता हूँ कितने दिनों में कंप्लीट होता है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल के अंदर वो तीन तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। फाइंड लाइन इंटीग्रल डायरेक्ट लिखा होगा, या तो वो डायरेक्ट वो आपको क्या देंगे दोस्तों, ऐसा इंटीग्रेशन देंगे और यहाँ पे एफ बार वेक्टर देंगे और यहाँ पे डी आर देंगे। ये आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करने बोलेंगे तो भी समझ जाना ये लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है। या तो तीसरा तरीका है वो बोलेंगे फाइंड वर्क डन, वर्क डन बोलेंगे तो भी समझ जाना है कि वो लाइन इंटीग्रल का ही क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे अगर समझो ये एफ बार वेक्टर दिखाई दे रहा है, F1 आया, F2 जे, F3 के, ऑलरेडी हमने ये पहले भी देखा है। अब दोस्तों यहाँ पे आर वेक्टर है, एक्स वाई एंड जेड। और अगर समझो मैं इसे अगर समझो मुझे ये वाला चाहिए एफ बार डॉट डी आर चाहिए, तो अगर मुझे इसे डी आर करना है तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स, ये वाई क्या हो जाएगा डी वाई और ये जेड क्या हो जाएगा दोस्तों डी जेड। अब हमने इसके डिफरेंशिएशन वेक्टर डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि कभी भी अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना तो हम कैसे निकालते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि वो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आई के आगे क्या है दोस्तों F1, वैसे यहाँ पे आई के आगे क्या है दोस्तों dx, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों F1 dx। सेम यहाँ पे j के आगे क्या है दोस्तों F2 और सेम यहाँ पे j के आगे क्या है दोस्तों dy। सेम यहाँ पे k के आगे क्या है दोस्तों F3 और यहाँ पे क्या है दोस्तों dz। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब दोस्तों ये होगा। तो आप हमेशा जब भी आपको सम सॉल्व करना है तो यहाँ पे इसकी जगह पे आपको ये लिखना है, ये हमेशा आपको समझ के रखना है। कैसे आया वो मैंने आपको बताया, तो मोस्टली वो आपको इस तरह से क्वेश्चन फाइंड आउट करने बोलेंगे तो आप जो भी वो लिमिट देंगे आपको वही लिमिट रखना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं F1 dx रख रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों F2 dy रख रहा हूँ और यहाँ पे दोस्तों F3 dz यहाँ पे रख रहा हूँ, ये सेम टू सेम। अब यहाँ पे आप वैल्यूज रखो, देन उसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे आपको सॉल्व करना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे जो लिमिट होगा वो हमेशा आपको चेक करना है कि यहाँ पे पीछे, जैसे यहाँ पे अगर समझो x का लिमिट है तो यहाँ पे x के ही टर्म होने चाहिए। अगर समझो यहाँ पे y का लिमिट है तो यहाँ पे y के ही टर्म होने चाहिए। वो तो सम सॉल्व करते टाइम मैं बता दूंगा। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इवेल्युएट समथिंग यहाँ पे दिया है, तुरंत समझ में आ गया कि लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने एफ बार का वैल्यू दिया है, हमने सेम टू सेम यहाँ कॉपी किया, 3x² आए 2x z माइनस वाई एंड जेड के अलॉन्ग दी फॉलोइंग पाथ। एंड पहला उन्होंने जो पाथ दिया है दोस्तों स्ट्रेट लाइन का दिया है और ज्वाइनिंग स्ट्रेट लाइन को जिस पॉइंट पे किया जा रहा है वो भी हमें दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों, कभी भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास अगर 2 पॉइंट है तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, x माइनस x1, यहाँ पे x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है 12th क्लास में। इक्वल टू समझो मैं इसे एक पैरामीटर t कंसिडर कर दे रहा हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो भी हमें पॉइंट्स दिए 0 0 0, ये मैं क्या ले रहा हूं x1 y1 एंड z1। और दोस्तों जो दूसरा हमारा पॉइंट है 2 1 3, ये क्या है दोस्तों हमारा x1 y1 सॉरी x2 y2 एंड z2, ये हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। अब देखो दोस्तों इसे आप सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो दोस्तों x माइनस x1 कितना है दोस्तों 0 है, देन x2 कितना है दोस्तों 2 है, माइनस x1 क्या है 0 है, y माइनस y1 क्या है दोस्तों 0 है, y2 कितना है दोस्तों 1 माइनस 0, देन z माइनस z1 कितना है दोस्तों 0 है, एंड z2 कितना है दोस्तों, z2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 माइनस यहाँ पे भी कितना है 0 है, तो फाइनली इक्वल टू t। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये दोस्तों x/2 y/1 और z/3 विच इज इक्वल टू t। और अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 2t, y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 1 इंटू टी एंड z इक्वल टू दोस्तों क्या आएगा 3t।
तो फाइनली यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमारा एक्स एंड वाई एंड जेड टी के टर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने बोला कि जो आप कन्वर्जन कर रहे हो किसी एक टर्म में कन्वर्जन होना चाहिए, तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब दोस्तों जो आपको जो यहाँ पे वैल्यूज इन्होंने निकाला है, अब मैं क्या कर रहा हूं, उसका डेरिवेटिव भी आपको ले लेना है। इसका देखो आप डेरिवेटिव भी ले रहे हो। x इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों 2t, देन y इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों t है, एंड दोस्तों यहाँ पे z इक्वल टू क्या है दोस्तों यहाँ पे 3t है। दिखाई दे रहा है। अब मैं अगर समझो इससे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो दोस्तों अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू अगर t कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों dx बाई dt, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, देन dx विच इज इक्वल टू 2 इंटू dt हो जाएगा। और अगर समझो दोस्तों, अगर देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू अगर समझो मैं t ले रहा हूं, वैसे मैं x भी ले सकता हूं, बट अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूं, t ले रहा हूं, तो दोस्तों x क्या हो गया, बैड फंक्शन हो गया, तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, तो 1 मैं यहाँ पे लिखा हूं, पर x बैड फंक्शन है तो उसका फिर से डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t लूंगा, तो इसलिए dx बाई dt लिख रहा हूं, और यहाँ पे 2t, जैसे 2x है उसका 2 आएगा तो वैसे 2t का 2 आएगा। तो फाइनली मैंने dx यहाँ पे रखा, टी वहां पे भेज दिया। सेम इसे अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस फॉर्म में, इसे यहाँ पे देखो dy लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। सेम इसे भी मैं कर सकता हूँ, dz है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा dt। तो फाइनली मैंने dy dx dy dz का फॉर्म t के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। प्लीज यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करो। अब दोस्तों ये पार्ट होने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, तो आपको जो इवेल्युएट करना है, आपको इवेल्युएट क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे f और यहाँ पे क्या है दोस्तों dr, ये आपको इवेल्युएट करना है। अब देखो दोस्तों, ये यहाँ पे जो भी आपको इवेल्युएट करना है, इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब क्या है दोस्तों f1 dx, f2 dy, f2 dy एंड f3 dz, ये सभी को इसका मतलब पता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं ऊपर आ रहा हूं, यस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे दोस्तों f1 का वैल्यू क्या है, यस f1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, f1 अगर आप देखोगे तो जो i के आगे है वो आपका f1 वाला वैल्यू मतलब 3x स्क्वायर है। यहाँ पे देखो दोस्तों मैं 3x स्क्वायर और यहाँ पे दोस्तों dx लिख रहा हूं, प्लस f2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, f2 का वैल्यू जो j के आगे है, j के आगे क्या है दोस्तों 2xz माइनस y, और यहाँ पे क्या हो गया dy। अब दोस्तों यहाँ पे f3 का वैल्यू क्या है दोस्तों, f3 का वैल्यू क्या है दोस्तों जो z है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dz। और यहाँ पे अभी तक मैं लिमिट प्रॉपर जा नहीं रहा हूं, लिमिट जब मैं पूरा प्रॉपर लिखूंगा, तो क्योंकि अभी यहाँ पे x वाला टर्म है, y वाला भी है, z वाला भी है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, अब मुझे पूरे के पूरे टर्म को किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट करना होगा, या तो मैं x में कर दूं, या तो मैं y में कर दूं, या तो मैं z में कर दूं, या तो मैं t में कर दूं। तो मेरे लिए t करना थोड़ा सा आसान है, तो दोस्तों देखो मैं कैसे t में कन्वर्ट कर रहा हूं, प्लीज यहां पे ध्यान देना अच्छे से। और लाइन इंटीग्रल का चाहे आप कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो, ये सम अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको, वैसे तो मैं आगे और अच्छे अच्छे सम सॉल्व कराऊंगा, बट इस सम के बाद बाकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर है, x का वैल्यू क्या है दोस्तों, x इक्वल टू टी के टर्म में क्या है 2t है, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं दोस्तों 2t का स्क्वायर, dx क्या है दोस्तों, dx इक्वल टू क्या है 2 इंटू डी टी, प्लस यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो 2 ऐसे ही है, x का वैल्यू क्या है दोस्तों 2t, और z का वैल्यू क्या है दोस्तों 3t, माइनस y का वैल्यू क्या है दोस्तों t, और यहाँ पे dy का वैल्यू क्या है दोस्तों, dy का वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों dt, प्लस यहाँ पे z का वैल्यू क्या है दोस्तों 3t, और यहाँ पे dz का वैल्यू क्या है दोस्तों 3 इंटू टी टी। तो हमने यहाँ पे सभी वैल्यूज लिख दिए। अब दोस्तों अगर सभी वैल्यूज अगर आपने t के टर्म में लिखा तो यहाँ पे लिमिट भी t वाला ही आना चाहिए, तो वो लिमिट अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी देखो, अभी इसके पहले जो लिमिट था, इसके पहले वाला जो लिमिट है उससे हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करके निकालना है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर समझो मैं इस वाले पार्ट का हेल्प लूँ, एक्स वाले का हेल्प लेके अगर निकालूं तो भी मैं निकाल सकता हूँ, इससे भी निकाल सकता हूँ, इससे भी, मैं जिससे भी निकालना है उससे निकालू। अगर मैं x के लिमिट की बात करूं तो इस समय x, अगर मैं समझो ये वाले पार्ट का हेल्प ले रहा हूं तो x का लिमिट क्या है, तो x का दोस्तों 0
और 2 है, तो यहाँ पे x पहले 0 था, फिर क्या हो गया, x 2 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हेन x 0 और व्हेन x, फिर x क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया। तो उस टाइम पे आपका t क्या हो रहा है वो आपको चेक करना है। या तो आप इसका भी हेल्प लेके निकाल सकते हो, यहाँ पे इसका भी हेल्प लेके निकाल सकते हो, इसका भी हेल्प लेके आप निकाल सकते हो। पर अगर इसका हेल्प ले रहे हो तो आपको y वाला वैल्यू कंसिडर करना है, 0 और 1। इसका ले रहे हो तो 0 और 3, ये चीज ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर मैं t का वैल्यू निकालने जाऊं तो दोस्तों ये t का वैल्यू देखो, x इक्वल टू 0 है। अगर समझो मैं x की जगह पे 0 पुट कर रहा हूं तो t इक्वल टू क्या आएगा, तो 2 नीचे आएगा, तो t का वैल्यू भी क्या आएगा दोस्तों, 0। अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 2 रखता हूं तो ये देखो, ये 2 नीचे आएगा, तो 2 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 1। तो फाइनली यहाँ पे हमें एक नया लिमिट मिला है t का, 0 to 1। क्या मिला है दोस्तों, 0 to 1। तो देखो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं, और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आएगी दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा का पूरा पार्ट थोड़ा अच्छे से लिख दूं। देखो यहाँ पे देखो, ये 3 2 जा क्या होगा दोस्तों, 6, और 2 का स्क्वायर 4 है, तो 6 4 जा 24 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 टी स्क्वायर। ये देखो, ये जो dt वाला पार्ट है ना, ये dt वाला पार्ट मैं एक साथ बाहर लिखूंगा। तो अब देखो दोस्तों, ये होने के बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे आ रहा हूं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 टी स्क्वायर है, तो ये क्या है दोस्तों, 12 टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है दोस्तों, टी। और दोस्तों यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, 9t। और ये पूरे का dt में क्या कर रहा हूं, बाहर ले रहा हूं। अब दोस्तों यहाँ पे ये 0 to 1। अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको देखना है। देखो यहाँ पे 24t स्क्वायर प्लस ये, हाँ 24 को आप डायरेक्ट प्लस कर दो ना, ये दोनों को प्लस कर दो क्योंकि टी स्क्वायर वाला ही टर्म है, तो 36 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये दोनों को करोगे तो 8t आएगा, और यहाँ पे क्या है, dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करो। सोचो इतने बड़े क्वेश्चन को हमने कहाँ से कहाँ पे घुमा दिया है। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये 36 ऐसे ही होगा। ये टी स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये 2, उसमें 1 प्लस कर दोगे तो 3, और यहाँ पे भी 1 प्लस 3। एक्स रेस टू एन वाला मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ इंटीग्रेशन का, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3, और नीचे 2 प्लस 1 3। अब दोस्तों यहाँ पे 8 है, ये देखो ये t का क्या हो जाएगा दोस्तों, टी स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि जैसे x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आता है वैसे ही, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। अब दोस्तों अगर मैं देखूं तो देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, ये वाला पार्ट यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे 12, यहाँ पे टी क्यूब, यहाँ पे दोस्तों 4, यहाँ पे टी स्क्वायर। और अगर मैं इसके वैल्यूज को लिखने जाऊं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। अगर समझो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ तो ये देखो 12 ऐसे ही है, यहाँ पे 1 का क्यूब, यहाँ 4 ऐसे ही, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे अगर आप 0 पुट करते हो तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो आगे वाला पार्ट मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो फाइनली अगर आप सॉल्व करोगे तो 12, 1 का क्यूब 1 होगा, 12 1 जा 12, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ पे क्या 4 1 जा 4, तो 12 प्लस 4 कितना होगा दोस्तों, 16। तो यहाँ पे फाइनली हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे समथिंग, देखो क्वेश्चन क्या दिया है पहले वो देखो। एफ बार इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, 3x स्क्वायर आई प्लस 2xz माइनस वाई जे और प्लस जेड के, मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है। 3x स्क्वायर 2xz माइनस वाई और जेड के स्क्वायर अलोंग दी पाथ। अब देखो पाथ क्या है, अलोंग दी कर्व। कर्व इन्होंने दिया है, एक्स स्क्वायर समथिंग दिया है, यहाँ पे 3x क्यूब समथिंग कुछ दिया है, और इन्होंने हमें एक यहाँ पे लिमिट दे दिया है, बस x का लिमिट इन्होंने दिया है। x का लिमिट क्या दिया है दोस्तों, 0 to 2। तो मोस्टली हमें ये समझ में आ गया कि हमारा पूरा का पूरा आंसर लास्ट में x के फॉर्म में रखना चाहिए हमें। अब देखो x के फॉर्म में रखना है तो पूरे के पूरे टर्म को, जैसे अभी हमने t के फॉर्म में रखा, वैसे अगर आप x के फॉर्म में रख रहे हो तो पूरे के पूरे पार्ट को आपको x के फॉर्म में रखना होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन तो सही से लिखा कि नहीं, यस सही से क्वेश्चन लिखा है। अब दोस्तों जो उन्होंने दिया है सबसे पहले वो देखो, मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4y, और यहाँ पे 3x क्यूब विच इज इक्वल टू 8z। अब दोस्तों यहाँ से अगर मैं y का वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर बाय 4। यहाँ से अगर मैं z का वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 3, देखो ये z हो गया। अब अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x भी आप कर सकते हो,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2x अपॉन 4 है, ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x का टर्म नहीं है तो बैड फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स। और अगर मैं इसके आंसर्स को निकालने की कोशिश करूँ तो दोस्तों किस तरह से आप इसके आंसर को निकालोगे, तो देखो यहाँ पे दोस्तों ये अगर इससे डिवाइड हुआ तो ये ऊपर x आया, ये इससे डिवाइड हो गया, नीचे 2 हो जाएगा, dx यहाँ पे दे दो और यहाँ पे dy। तो फाइनली हमने dy का टर्म dx के टर्म में निकाल दिया। सेम यहाँ पे भी देखो दोस्तों, ये 3/8 तो ऐसे ही रहेगा, और इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो x, ये देखो जो ऊपर है n, x n-1, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 2, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों dz/dx। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/8 एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी जेड। तो फाइनली यहाँ पे हमने dz वाला भी dx के टर्म में निकाल दिया, dy वाला भी dx के टर्म में निकाल दिया, जैसे इसके पहले के हमने सभी इक्वेशन को dt के टर्म में निकाला था, क्योंकि इस बार हमें x का लिमिट पता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये पार्ट होने के बाद सेम हमें क्या करना है, हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें क्या करना है, एफ बार डॉट डी आर। अब यहाँ पे हमें ये निकालना है। अब दोस्तों इसी का मतलब है, इसी का मतलब क्या है दोस्तों, f1 dx, यहाँ पे क्या है दोस्तों f2 dy और f3 dz। ये हमने पूरा का पूरा लिखा। अब दोस्तों यहाँ पे f1 अगर आप बात करोगे, देखो ये ऐसे ही रख लो, f1 का वैल्यू क्या है दोस्तों 3x स्क्वायर dx। f2 क्या है दोस्तों 2x z माइनस वाई dy। और f3 क्या है दोस्तों z एंड dz। तो समथिंग यहाँ पे हमने सब कुछ रख दिया। अब दोस्तों हम सभी के वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा वैल्यू x के टर्म में चले जाए। अब देखो दोस्तों लिमिट में बाद में दे रहा हूँ, पहले देखो ये 3 रख रहा हूँ, ये ऑलरेडी x के टर्म में है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो ऑलरेडी x के टर्म में तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो ये 2 ऐसी है, x भी ऐसी है, ये चेंज करना है। z इक्वल टू क्या है दोस्तों, z इक्वल टू देखो यहाँ पे ये दो चीज बहुत ज्यादा मायने रखेगा आपको कन्वर्जन में। तो z इक्वल टू यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों 3x³ अपॉन 8, ये आपने लिख दिया, माइनस यहाँ पे y इक्वल टू क्या है दोस्तों x² अपॉन 4, हाँ x² अपॉन 4, तो ये भी आपने लिख दिया। और यहाँ पे dy इक्वल टू भी है दोस्तों, तो क्या आएगा x/2 dx, ये पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया प्लस। अब देखो दोस्तों z इक्वल टू क्या है वो भी अपने को लिखना होगा। z इक्वल टू दोस्तों ये देखो यहाँ पे है 3x³ अपॉन 8, और दोस्तों इसका dz क्या है दोस्तों dz 9/8 x², और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे लिख लिया है। लगभग सब dx के फॉर्म में दिख रहे हैं, बस थोड़ा हाँ यहाँ पे x का लिमिट क्या उन्होंने दिया वो भी अब लिख दो। x का लिमिट है 0 to 2, तो यहाँ पे x का लिमिट भी हमें पता है 0 to 2। अब दोस्तों यहाँ पे अब मेरा एम है बस ये वाला पार्ट को बहुत अच्छे से सॉल्व करना। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 3x² ऐसे ही रहेगा। ये dx वाला पार्ट मैं एक साथ बाहर निकालूंगा तो इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। देखो ये x/2 अंदर आएगा, तो दोस्तों देखो ये वाला पूरे पार्ट का मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये पूरे पार्ट का। दोस्तों जैसे ही ये x/2 अंदर आएगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों देखो x है यहाँ x⁻³ है, तो मतलब x⁻⁴, और ये x आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों x⁵। और दोस्तों नंबर्स में क्या बचे, देखो ये 2 कैंसिल हो गए तो 3/8 बचा है, तो दोस्तों 3/8। अब यहाँ पे माइनस साइन है, अब ये वाला पार्ट फिर से अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई होते टाइम दोस्तों देखो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x³ और यहाँ पे 4 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस अब आगे वाला पार्ट देखो ये पूरा का पूरा पार्ट हमें एक साथ लेना है। तो देखो यहाँ पे 8 8 64 और 9 3 27, और x⁻² देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 5, और ये पूरे का बाहर क्या ले रहा हूँ dx एक साथ ले लिया। अब आप कैलकुलेशन करने के थोड़ा सा पहले एक सिंप्लीफिकेशन कर देना। देखो ये 3x² मैंने लिखा, यहाँ पे दोस्तों मैं x³/8 भी लिख रहा हूँ, बट ये देखो x⁵ मतलब ये दोनों का अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों का कैलकुलेशन करते हो तो दोस्तों क्या आ सकता है, प्लीज ध्यान देना। देखो यहाँ पे 3/8 है दोस्तों 3/8, और यहाँ पे दोस्तों
27/64 है। तो अगर दोनों को, अगर मैंने देखो ये दोनों को प्लस किया तो यहाँ पे आंसर क्या है, प्लस 51/64 और x⁵5 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, dx। अब मुझे इसे क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। और मेरा गला भी पूरा का पूरा बैठ गया है, बट मैंने बोला है कि लेक्चर्स जो मैं प्रोवाइड करूंगा बहुत ही पावरफुल लेक्चर दूंगा कि आपको मजा आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो तो ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³/3, इसमें 1 प्लस कर दो, जो नंबर आएगा सेम वही नंबर नीचे लेना है। यहाँ पे दोस्तों देखो 8 ऐसे ही रहेगा। इसका अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो x⁴ हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 4। अब दोस्तों यहाँ पे 51/64 तो ऐसे ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x⁵, उसमें 1 प्लस कर दो, 5 में 6 और नीचे भी 6, और ये पूरे का 0 to 2। अब असली खेल यही है। यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अगर करना चाहते हो तो देखो ये 3 कैंसिल भी कर सकते हो। देखो ये 3 कैंसिल हो गया। और दोस्तों बाकी कुछ कैंसिल मत करो, कैल्सी लो, कैल्सी से तुरंत आंसर आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, x³ है, x की यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, 2। तो यहाँ पे क्या है, 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब होने के बाद दोस्तों माइनस यहाँ पे x⁵, तो मतलब यहाँ पे 2⁵ क्या आएगा दोस्तों, 4। और नीचे क्या आएगा दोस्तों, 8 × 4। देन दोस्तों प्लस 51/64 × 6। और दोस्तों इसके बाद इनटू, दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा लाइट चले गया था, लाइट जाने के बाद अभी लाइट आया है। तो हम एकदम लास्ट वाले स्टेप पे पहुंच चुके थे, जस्ट कैल्सी के अंदर आपको वैल्यू पुटअप करना था, तो मैंने सभी वैल्यूज को पुटअप कर दिया। बस वहां पे हमने x⁵ समथिंग लास्ट वाला नहीं पुट किया था, तो 2�6 भी हमने पुट किया। उसके बाद हमने अपना फाइनल आंसर देखा, आप भी चेक कर सकते हो, 16 आया इसका फाइनल आंसर। क्योंकि आप वहां पे जो लिमिट है नीचे 0 वाला लिमिट पुट करोगे तो वो वाले से आपका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना है दोस्तों, 16। उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों लाइन इंटीग्रल के ही हम कुछ अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फिर से मैंने इसलिए क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि हम एकदम लास्ट वाले स्टेप पे पहुंच चुके थे। तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।